हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम आपका चल रहा है उसका हमारा जीएस और जीके से रिलेटेड यह हमारा सेशन नंबर 34 है। कितना है दोस्तों? 34। इस सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी हम यहाँ पर साथ ही साथ कवर करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण होगा इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं, तो सेशन पूरा देखें दोस्तों, स्किप ना करें। यदि आपने 34 सेशन से पहले के जो 33 सेशन है उनको नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर उसको ओपन करें और उसमें जब जो भी सेशन है वो सभी सेशन उसमें समाहित कर रखे हैं। साथ ही आपको जब आई बटन है, आपका आई बटन पे भी उन सेशन को समाहित किया गया है। ये इस एक तरह से आपका मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों, और ये शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपके लिए लेकर आया जाता है, जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। और ये हमारा डे नंबर 34 है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप यदि यूपी पुलिस, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी जी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टेट एग्जाम्स की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। यदि आप सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है हमारा पहला। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? ये आपको बताना है। जो अवध है, हैदराबाद है, भरतपुर है, रुहेलखंड है और फर्रुखाबाद है, किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन 1 दे रखा है आपका फर्रुखसियार है, दूसरा है मोहम्मद शाह रंगीला, तीसरा है अहमद शाह, चौथा है आलम शाह द्वितीय। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको कमेंट करना है कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से, कि जो अवध है, हैदराबाद है, भरतपुर है, रुहेलखंड है और फर्रुखाबाद है, किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? फर्रुखसियार के में, मोहम्मद शाह रंगीला के में, अहमद शाह के में, या ये आपका दे रखा है शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका है, और आपको करेक्ट आंसर करने का जो आपको तरीका है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का यदि ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो बी, और सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको आंसर कमेंट करना है प्रतिदिन की तरह। इसी तरह से आप आंसर आपका ना कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद है, ये किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? तो ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये क्या हुआ था? स्वतंत्र हुए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला की। तो मोहम्मद शाह रंगीला को बहादुर शाह रंगीला भी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? बहादुर बहादुर शाह बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी इसको जाना जाता था। और यह कब गद्दी पर बैठा था? तो यह 29 सितंबर 1719 में यह कहाँ पर बैठा था? गद्दी पर बैठा था। और कब तक इसने शासनकाल किया था, अपना शासन किया था? तो 1748 तक इसने अपना शासन किया था। और ये पैदाइशी उसका नाम था दोस्तों, वह रोशन अख्तर था। क्या था? रोशन रोशन अख्तर इसका पैदाइशी नाम था। अख्तर जो था इसका पैदाइशी नाम था। यह नाच गाने का बहुत बड़ा शौकीन था दोस्तों। क्या था? नाच गाने का यह बहुत बड़ा शौकीन था। और यह दोस्तों क्या था? मुगल बादशाह था। क्या था? मुगल बादशाह था ये दोस्तों। बादशाह, मुगल बादशाह था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये आता है मुगल बादशाह। तो ग्रोथ ऑफ द मुगल एम्पायर 1526 से लेकर आपका दे रखा है 1707 तक की जो ग्रोथ है वह दे रखी है। किस तरह से ग्रोथ किया था? तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की जो लाइन है, इतना जो था वह बाबर के शासनकाल में था। किसके में? बाबर के में। और बाबर को दोस्तों क्या कहा जाता है? मुगल काल का संस्थापक बाबर को ही कहा जाता है। तो 1526 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1858 तक चला था। कब तक चला था? 1858 तक। और 1858 में कौन था? तो वह बहादुर बहादुर शाह बहादुर शाह था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जो सम्राट था वह मुगल एम्परर अंतिम सम्राट
था, जो कि 1858 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर रंगून में उसको निर्वासित कर दिया गया था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि अब दूसरा आता है, अकबर ने कितना साम्राज्य अपना स्थापित किया था। जो तो येलो कलर में दे रखा है दोस्तों, ये जो पूरा साम्राज्य है ये अकबर द्वारा स्थापित किया हुआ साम्राज्य था। जो मुगल एम्परर था अकबर, और उसने कब इसको स्थापित किया था, तो 1605 में इसको स्थापित किया था। अब आता है इसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कितना इसको आगे बढ़ाया था, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये औरंगजेब द्वारा बढ़ाया गया था, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं यहाँ पर ये मोहम्मद शाह रंगीला की। तो मोहम्मद शाह रंगीला को लंपट मूर्ख कहा था। लंपट लंपट मूर्ख कहा था। किसने कहा था लंपट मूर्ख, ये आपको बताना है। तो इरादत खान ने, इरादत इरादत खान ने क्या कहा था, इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका जो मोहम्मद शाह जो खिताब मिला था वो कब मिला था, तो जैसे ही यह गद्दी पर बैठा था 1719 में, जैसे ही यह गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठते ही इसको मोहम्मद शाह का खिताब मिला था, मोहम्मद शाह का उपाधि इसको मिली थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको बताना है। जो वेद है सबसे प्राचीन है वह कौन सा है, यहाँ पर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सोमवेद, इसको सामवेद भी कहते हैं दोस्तों, और चौथा है अथर्ववेद। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, कौन सा वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है। बात करते हैं यहाँ पर देखो सामवेद की। तो सामवेद में संगीत का अध्ययन किया, संगीत का समावेश है, किसका, संगीत का समावेश है, और संगीत का वेद इसको कहा जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर यजुर्वेद की, तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, यज्ञ की असली प्रक्रिया के लिए मंत्रों का, इसमें मंत्रों का समावेश किया गया है दोस्तों। किसका समावेश किया गया है, मंत्रों का समावेश किया गया है। किसमें किया गया है, वो यजुर्वेद में किया गया है, समावेश किया गया है किसका, मंत्रों का, किसमें, यजुर्वेद में किया गया है। और वह मंत्र किससे संबंधित है, तो यज्ञ की असली प्रक्रिया के लिए इनको समावेशित किया गया है। तीसरा आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो यह जादू जादू टोना टोना और टोटका से संबंधित है, इसमें यह समावेश किया गया है। जादू टोना टोटका, जो भी काला जादू होता है वो इसमें समावेशित किया गया है। चौथा बात करते हैं ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है उसमें क्या है दोस्तों, यह सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, प्राचीन प्राचीन वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आई बटन पे भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। और वेदों की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो महर्षि वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में आया था यजुर्वेद। यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यानी लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के लिए संपादन न कर सके। तो यहाँ पर जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक होता है वह राज्यसभा द्वारा भी पारित धन विधेयक मान लिया जाता है किस समय की अवधि तक, अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 10 दिन, दूसरा है 14 दिन, तीसरा है 30 दिन, चौथा है 40 दिन। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक है, राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है जब उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के लिए कार्य संपादन न करे तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही आपको कमेंट करना है। और इसका जो राइट आंसर है 14 दिन है। 14 दिन की अवधि में जो लोकसभा है वह राज्यसभा के लिए धन विधेयक को प्रेषित करती है। और 14 वर्किंग डे यानी कि कार्य दिवस जो होते हैं उनकी बात की जाती है यहाँ पर। 14 वर्किंग डे में यदि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है राज्यसभा, जो उच्च सदन है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, तो उसको स्वीकृत मान लिया जाता है, द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा द्वारा भी उसको पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा है जो ऑप्शन बी है इसका 14 दिन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये है हमारी संसद। क्या है ये, संसद है हमारी।
जो कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के यहाँ पर क्या होते हैं, अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो यहाँ संसद है। अब इसमें बात करते हैं देखिए लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा यहाँ पर हमारा जो पहले क्वेश्चन में आ चुका है। तो लोकसभा की सीटों की अगर बात करते हैं, जो लोकसभा की सीट है वह कितनी है, तो 545 हैं दोस्तों, 543 सीटें हैं। दो सीटों को 2019 में 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा उनको क्या कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। 2019 की लोकसभा से उनको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जिसमें कि एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। बात करते हैं इसके कार्यकाल की, तो कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और यह अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है ये दोस्तों। दूसरा अगर बात करें ये कौन सी लोकसभा है, तो यह 17वीं लोकसभा है। और इसके जो अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला हैं। कौन है, ओम ओम बिड़ला। ओम बिड़ला इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। इसको भंग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको इसको भंग भी किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है किसको, लोकसभा को। और दोस्तों ये आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका रहता है, तो यूपी से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रहता है। इसमें 80 प्रतिनिधि यूपी से जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से इसमें 48 जाते हैं, जो दूसरे नंबर पर प्रतिनिधि होते हैं। और तीसरा आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जो प्रतिनिधि जाते हैं वो 42 प्रतिनिधि जाती हैं, यानी 42 प्रतिनिधि उसमें लोकसभा में प्रतिभाग करते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है और ये काफ़ी फैक्ट हैं आपके लिए। राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, तो जो संसद है भारत की उसमें कौन कौन होता है, एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा जो कि आपका है उच्च सदन। दूसरा है लोकसभा, लोकसभा जो है आपका निम्न सदन। और तीसरा होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, हमारी भारतीय संसद बनती है। तो ये आपको याद रखना है। और भारतीय संसद दोस्तों कहाँ पर है, यह दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है दोस्तों, ये भारतीय संसद है और ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो भारत का जो केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है वह कहाँ पर है, कौन सा है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय स्टेट बैंक है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बी सही हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय स्टेट बैंक, या सी सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, या डी सही हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, भारतीय स्टेट बैंक भी वाणिज्यिक बैंक है, ये भी जारी नहीं करता है, बैंक ऑफ इंडिया भी मुद्रा जारी नहीं करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह मुद्रा जारी करती है। क्या मुद्रा जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मुद्रा को जारी करती है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी, ये भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1 अप्रैल को। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। और दूसरा आपको बता दिया जाए कि इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो दोस्तों मुंबई में है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको पता है। और इसका जो पहले जो मुख्यालय था वह कलकत्ता था, कलकत्ता से इसको मुंबई में स्थायी मुख्यालय बना दिया गया था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इसके जो वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वह कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सी मुद्रा जारी करती है, तो यह भारतीय रुपया, भारतीय भारतीय करेंसी यानी रुपया, रुपया जारी करती है दोस्तों। कौन सी मुद्रा है इसकी, तो भारतीय रुपया है। किसकी, भारतीय स्टेट बैंक की। अब इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर बात की जाए, जो क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर बात की जाए तो इसके 29 कार्यालय हैं। कितने हैं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में 29 कार्यालय हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय, जो कि ज़्यादातर प्रदेशों की राजधानी में स्थित हैं। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, आरबीआई। इसको शॉर्ट में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आरबीआई। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, मुंबई में। ये आपको याद रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में स्थित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो कौन सा इसमें आधार वर्ष है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 1999 से 2000, ऑप्शन बी दे रखा है 2000 से 2001, ऑप्शन सी है 2002 से 2003, ऑप्शन डी है 2006 से 2007। तो भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो कौन सा आधार वर्ष मान करके सकल घरेलू उत्पाद का प्राक्कलन के लिए किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो आंसर आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1999 से 2000 है। 1999 से 2000 ये आपका आधार वर्ष माना गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो कितना प्रतिशत अंकित है आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गोवा। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत है वह किस में अंकित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आता है गोवा और हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन दिए हैं केवल उन्हीं में से आपको देखना है। तो यहाँ पे जो गरीबी रेखा से नीचे का जो न्यूनतम प्रतिशत अंकित है वह इन चार ऑप्शंस में से गोवा में अंकित है। किस में अंकित है, गोवा में। तो गोवा आपका ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सबसे कम गरीब लोग कहाँ पर हैं, तो वह केरल में बताया गया है। केरल में आंकड़ों के अनुसार वह केरल आता है, लेकिन केरल इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका गोवा दूसरे नंबर पर आता है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोवा की। तो गोवा के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूं। तो ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये गोवा की है। ये स्टेट गोवा है और यहाँ पर ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है और कर्नाटक से लगा हुआ है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलुरु है। बंगलुरु है कर्नाटक की जो राजधानी है। बंगलुरु लुरु जो कर्नाटक की राजधानी है, ये आपको पता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। कौन सी है, पणजी। पणजी जो गोवा की राजधानी है ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सर्कल में। और ये गोवा कहाँ पर है, तो अरेबियन सागर के पास स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, अरेबियन सागर के पास। और दोस्तों इसकी अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 30 मई और 1987 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1987 में। ये इसका जो सबसे बड़ा जो शहर है वास्को दा गामा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ का जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम वह प्रमोद सावंत हैं। कौन है, प्रमोद प्रमोद सावंत हैं यहाँ के सीएम। प्रमोद सावंत कौन है, सीएम है। अगर गवर्नर की बात करें तो पीएस श्रीधरन है। कौन है दोस्तों, पीएस श्रीधरन है यहाँ के। कौन है दोस्तों, पीएस श्रीधरन, तो वह है गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यह सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कितनी रैंक रखता है दोस्तों, तो यह 28वां राज्य है, सबसे छोटा राज्य हो जाता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में सबसे छोटे में चौथे नंबर की रैंक पर आता है, यानी नीचे से चौथे नंबर की रैंक पर यह आता है। यहाँ पर अगर गोवा राज्य की बात करते हैं तो गोवा राज्य की जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है गोवा राज्य की, वह कितनी है, तो 88.70% है लिटरेसी गोवा राज्य की। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की, तो 973 प्रति 1000 है। कितना है, 973 प्रति 1000 जो लिंगानुपात है वह कहाँ का है, तो गोवा का है। तो दोस्तों गोवा से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है ए नेशन इन द मेकिंग। पुस्तक के जो किसने लिखी है वो आपको बताना है। ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक लिखी है ये आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। फटाफट से इसका करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट, जो क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो ए नेशन इन द मेकिंग जो नामक पुस्तक है वह किसने लिखी है, आपको बताना है। तो दीन बंधु मित्र ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखो ये आपको जो दिख रहे हैं ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। कौन है दोस्तों? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो इनकी अगर बात करते हैं तो ये इन्होंने भारतीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी स्थापना की थी? भारत सभा की स्थापना की थी इन्होंने दोस्तों। भारत सभा की इन्होंने स्थापना की थी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना करने का श्रेय जाता है। क्या जाता है इनको? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करने का भी श्रेय जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये राष्ट्र गुरु यानी कि राष्ट्र के शिक्षक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है वह किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है ये आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, डी है केरल। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है आपको बताना है। तो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गोवा है या केरल है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कहाँ वो कौन सा स्टेट आता है आपको वो आपको देखना है। तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है वह केरल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो कि भारत में प्रवेश करता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पर केरल की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको दिख रहा है केरल। केरल क्या है? केरल एक स्टेट है। केरला जो स्टेट है वह कहाँ पर है? तो ये अरेबियन सागर के पास है। यहाँ पर दोस्तों अरब सागर के यह पास है और ये मालाबार तट के पास स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? मालाबार तट कहाँ पर है? तो वह केरल में है। केरल की जो राजधानी है दोस्तों वह तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। कौन सी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम, जो आपको इसमें दिख नहीं रही है अब दिख जाएगी। तो दोस्तों ये है केरल की राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाती है। और कोचीन यहाँ पर ये एक और हवाई अड्डा है। यहाँ पर देखो कालीकट आपको दिखाई दे रहा है। ये कालीकट तो आपको जो वास्को डी गामा 1498 में जो आया था, 1498 में जो कालीकट पहुंचा था, जो वास्को डी गामा था वह कहाँ पर पहुंचा था? वह कालीकट पहुंचा था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो केरल आप स्टेट देख चुके हो। यहाँ पर केरल केरल की अगर राजभाषा की अगर बात की जाए तो मलयालम राजभाषा बोली राजभाषा है वहाँ की मलयालम। मलयालम जो है वह राजभाषा है केरल की दोस्तों। और यहाँ पर इसकी अगर बात करते हैं इसका जो लिंगानुपात है वहाँ पर तो मैन कम है और वो फीमेल ज़्यादा हैं और मेल वहाँ पर कम है। ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो वह केरल का ही है। अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों कि केरल के जो सीएम हैं वह कौन है? तो सीएम की अगर बात करें केरल के तो वह पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन जो कौन है दोस्तों? वह केरल के सीएम हैं। अगर बात करते हैं वहाँ के गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं। और अगर केरल की अगर बात की जाए तो उत्पादन में केरल क्या क्या उत्पादित करता है, क्या किस किस का उत्पादन केरल में होता है, ये आपको बताने को अगर आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है तो केरल में रबड़ का उत्पादन होता है। किसका दोस्तों? रबड़ का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है। दूसरा दोस्तों काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और तीसरा काली मिर्च जो होती है उनका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। केरल की राजधानी भी मैं पहले बता चुका हूँ कि केरल की जो राजधानी है वह कौन सी है। तो केरल की जो राजधानी ये दे रखी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर कौन पहुँचा था? तो यहाँ वास्को डी गामा पहुँचा था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और ये केरल जो है तमिलनाडु राज्य से लगा हुआ है। दूसरा अगर केरल के पड़ोसी बात करें तो कर्नाटक राज्य से भी केरल जो है लगा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो चुकी है केरल राज्य की। जो सबसे पहले जो मानसून आते हैं वह कहाँ पर आते हैं? वह केरल में आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है अब चरक किसके चिकित्सक थे? तो चरक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो चरक जो थे किसके चिकित्सक थे? हर्ष के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे या अशोक के थे या कनिष्क के थे?
राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करना है, जो चरक थे वह किसके चिकित्सक थे। ऑप्शन एक है हर्ष, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। फटाफट से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या है इसका आंसर हो जाएगा, जो चरक चिकित्सक थे वह किसके चिकित्सक थे। हर्ष के थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क, तो वो कनिष्क के चिकित्सक थे, कनिष्क के चिकित्सक थे, ये आपको याद रखना है। तो कनिष्क जो था वह कौन था, कुषाण शासक था। कौन था, कुषाण, कुषाण शासक था। कौन था, कुषाण शासक कौन था, कनिष्क था। कौन था दोस्तों, कनिष्क था। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था वो पेशावर में हुआ था, यानी पुरुषपुर में हुआ था। पुर में इसका जन्म हुआ था, किसका, कनिष्क का। पुरुषपुर कहाँ पर है, वर्तमान पेशावर में है। और पेशावर कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में है। मैं चिल्ला चिल्ला कर बताता हूँ आपको कि पेशावर पुरुषपुर कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वह भी पेशावर पाकिस्तान में ही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ये बौद्ध बौद्ध धर्म का मानने वाला था दोस्तों। किसका मानने वाला था, बौद्ध धर्म का यह मानने वाला था। और कुषाण वंश के अगर संस्थापक की अगर बात की जाए तो कुजुल कडफिसेस, कुजुल कुजुल कडफिसेस, कड कडफिसेस 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 जो था, कुशल कडफिसेस, वो कुषाण वंश का संस्थापक था दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, ये आता है आपका कुषाण एम्पायर। ये है दोस्तों आपका कुषाण एम्पायर। यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये भारत का है। भारत में कुषाण जो एम्पायर था वह कहाँ था, तो फरगान से लेकर के, और यहाँ पर ये मथुरा, सकेता, यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से लेकर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये क्या है, कुषाण एम्पायर है, यानी कुषाण साम्राज्य है, जो कि यहाँ पर कनिष्क ने भी राज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो कनिष्क की अगर एक और बात बताएं कि जो शक संवत दिया है, शक संवत जो दिया है वह किसने दिया है दोस्तों, वह कनिष्क की ही देन है। कनिष्क कनिष्क की ही देन है। जो कनिष्क जो कुषाण शासक था उसी ने शक संवत की शुरुआत की थी। यहाँ पर देखिए ये कुषाण एम्पायर है, और यहाँ पर ये सातवाहन एम्पायर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ चोला थे, चोला वंश था यहाँ पर, और यहाँ पर ये पांड्यान किंगडम था, यहाँ पर वेस्टर्न ये सब दे रखा है दोस्तों। अगर ऐसा आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से राज किया था कुषाण एम्पायर ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो कौन है, पंप है, पोन्ना है, या रत्न है, रन है, या सायण है। जो त्रिरत्न थे, साहित्य कालीन त्रिरत्न, यानी जो साहित्य के जो कवि थे उनके बारे में यहाँ पर बात की है। तो राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है पंप, दूसरा है पोन्न, तीसरा रन्न, चौथा सायण। तो पन्न थे, पंप थे, पोन्न थे, रन्न थे, और सायण नहीं थे। ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। साइंस के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को इस सेशन में रखा गया है, क्योंकि सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा होने की वजह से सेशन को थोड़ा छोटा किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को रखा गया है दोस्तों। 10 क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में देखने वाले हैं। तो हरित बाली रोग किस फसल में संबंधित है, आपको बताना है। जो हरित बाली रोग होता है वह किस फसल से संबंधित है, सरसों से है, धान से है, बाजरा से है, या मूंगफली से है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर बाली रोग है तो यहाँ पर मूंगफली तो होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मूंगफली में फली बाली नहीं होती है। क्या होता है, बाली नहीं होती है, वह जमीन के अंदर होती है मूंगफली जो होती है। और यहाँ सरसों की अगर बात करें तो सरसों है, धान है, बाजरा है, इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरित बाली मीन्स बाल का हरा हो जाना। किसका हरा हो जाना दोस्तों, तो बाल का हरा हो जाना। तो इसमें जो रोग आता है वह किस में आता है, किस फसल से संबंधित है, तो वह बाजरा से संबंधित है दोस्तों। बाजरा से संबंधित है कौन सा रोग, हरित बाली रोग। ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, देखो इस तरह का होता है हरित बाली रोग। किस तरह का दोस्तों, ये हरित बाली रोग है, ये बाजरा की फसल है। और बाजरा की फसल में जो आपको ये दिख रहा है, ये हरित बाली रोग है। इससे क्या होता है कि बाजरा की जो जो बाजरा होता है उसके जो दाने होते हैं
तो जो अनाज होता है वह खराब होने लगता है और इसकी बाल इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन यह बाल इस तरह बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई भी अनाज का दाना नहीं पड़ेगा। अब इसे और क्या कहते हैं, इसको तुलासिता भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तुलासिता। तुलासिता रोग भी इसको कहा जाता है, यह हरित बाली रोग को। और अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इसको कहा जाता है। डाउनी मिल्ड्यू इसको कहा जाता है, किसमें, अंग्रेजी में दोस्तों इसको कहा जाता है। तो यह हरित बाली रोग कैसा होता है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जो बाजरा का जो बाल होती है उसमें यह हरित बाली रोग आता है और उसमें से ग्रीन ग्रीन पत्तियां सी निकल आती हैं बाल में से और वहां पर बीज नहीं बनता है, यानी कि बाल में जो दाने होते हैं वह नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी, प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी यानी प्रयुक्त किया जाने वाला प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा है, आपको बताना है। तो टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, पेंसिलिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो प्रथम प्रयुक्त किया गया था प्रतिजैविकी वह कौन सा है। प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी का नाम बताना है, टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, पेंसिलिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। जल्दी से करेंगे दोस्तों, इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेंसिलिन, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको बता दिया जाए दोस्तों, ये आपको बता दिया जाए कि देखो ये हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सुन लीजिए आप, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इन्होंने 1900, इन्होंने दोस्तों कब की थी, तो 1928 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी की थी दोस्तों खोज, पेंसिलिन की। और पेंसिलिन क्या है दोस्तों, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। दुनिया की, दुनिया की, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, की पहली, पहली एंटीबायोटिक है। कौन सी है दोस्तों, पेंसिलिन है। और पेंसिलिन की अगर खोज की अगर बात की जाती है तो यह अलेक्जेंडर है दोस्तों। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग है दोस्तों। ये कौन है, फ्लेमिंग। ये आपको याद रखना है कि पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, वो कौन कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल, चौथा है खुराना। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो आनुवांशिकी के जनक हैं कौन से हैं, किसको कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बता दिया जाए कि 1 बजे से हमारी जो सीरीज चल रही है वह 1000 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, उनको कवर कराया जा रहा है, वो भी फटाफट अंदाज में। तो उसको 1 बजे से प्रतिदिन दोपहर में जरूर देखें, क्योंकि वह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एसएससी जीडी एग्जाम से, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, एसएससी एसआई एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण वह सीरीज है। तो उसको जरूर देखें। उसमें 1000 सेशन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, सेशंस में डिवाइड करके 50 क्वेश्चंस एक सेशन में लिए जाते हैं। तो 1 बजे सेशन आपका स्टार्ट होता है, तो जरूर देखें। आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, लेमार्क है, डार्विन है, मेंडल है या खुराना है। फटाफट से करेंगे दोस्तों, इसका आंसर कमेंट, क्या आंसर हो जाएगा जो आनुवांशिकी के जनक हैं। तो आनुवांशिकी के जो जनक हैं दोस्तों वह कौन है, मेंडल हैं। कौन है दोस्तों, मेंडल हैं आनुवांशिकी के जनक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेंडल की। तो मेंडल के बारे में जो तथ्य दे रखे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में प्राप्त की थी। वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विद्यालय गए। उन्होंने मोनेस्ट्री में मटर को उगाना प्रारंभ किया था दोस्तों। क्या किया था, मोनेस्ट्री में उन्होंने मटर को उगाना प्रारंभ किया था। उनसे पहले भी अनेक वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था। मेंडेल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया, विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे और प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड किया कर रखा तथा गणना की। उन्होंने उसे वंशागत नियमों के उत्पादन में सहायता मिली। क्या मिली दोस्तों, उससे वंशागत नियमों में सहायता मिली थी। ये कौन है दोस्तों, ये ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जो पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल है। और मेंडल के बारे में ये आपको पूरे फैक्ट दे रखे हैं। तो मटर के पौधे पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये आपको याद रखने हैं, फैक्ट है। नेक्स्ट आप बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर आता है 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो आपको बताना है किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो उबलता हुआ पानी है, दूसरा भाप है या स्टीम, तीसरा गर्म हवा है, चौथा सूर्य किरण है। तो उबलता हुआ पानी, भाप भाप है या गर्म है या फिर सूर्य की किरणें हैं। फटाफट से आंसर बताना है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे जिससे कि अधिक ज्वालक पैदा होती है। तो उबलता हुआ पानी, 100 डिग्री सी पर पानी उबलने लगता है। दूसरा भाप भी 100 डिग्री सी के बाद में उठने लगती है। तीसरा हवा, गर्म गर्म हवा है तो गर्म हवा लू भी चलती है, वो इतना ज्वालक पैदा नहीं करती है। चौथा है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में तो ऑब्वियसली आप ज़्यादातर रहते ही हो। तो बताएंगे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाप, स्टीम हो जाएगा दोस्तों। अब स्टीम में ऐसा क्या होता है जिससे कि हम ज़्यादा ज्वालक पैदा होता है। तो भाप की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट विशिष्ट जो ऊष्मा होती है भाप की, वह ज़्यादा होती है किससे? उबलते हुए पानी से दोस्तों। यदि आप उबलते हुए पानी में आपकी उंगली चली जाती है तो उससे आपको जलन कम होगी। अगर भाप जो उससे निकल रही है उससे अगर आप जल जाते हो तो उससे जलन ज़्यादा होती है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है, ऑप्शन दूसरा एकदम बी एकदम से राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप है वो आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है, चौथा है कैल्शियम ऑक्सलेट। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। जो कैल्शियम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप क्या है, ये आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। यह किस किस के काम आता है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी इसका आंसर है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात की जाती है तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, या दूसरा सही हो जाएगा, या तीसरा या चौथा। मैंने इससे पहले सेशन में भी एक क्वेश्चन इसका किया था और उसमें भी दिया था। तो जब आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन कौन करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले तो देखो उपयोग करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है जो मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें? मूर्ति बनाने में। तीसरा डिजाइन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डिजाइन, डिजाइन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही रासायनिक जो रूप होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? तो वह होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता क्या है। तो हड्डी टूट के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर किया जाता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यह मूर्ति बनाने के भी काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति हैं। और तीसरा है ये भवन को सजाने के भी काम आता है, तरह तरह की यह डिजाइन बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीकार्बोनेट्स है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसको कहते हैं, या पॉलीएमाइड है, या पॉलीएथिलीन है, या पॉलीकार्बोनेट है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो पॉलीकार्बोनेट इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थों को बनाने में। अब देखिए बुलेट प्रूफ काफ़ी नाम सुना है, लेकिन बुलेट प्रूफ होता क्या है वो भी आपको समझना है। तो बुलेट प्रूफ समझ लीजिए दोस्तों। तो ये है आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या है दोस्तों? बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इससे बुलेट प्रूफ जैकेट है और इससे कोई भी बुलेट अगर हमारे कोई बुलेट आती है हमारी तरफ और अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहने हुए हैं तो यह बुलेट प्रूफ हमारे शरीर के अंदर नहीं धंस पाती है। क्यों नहीं धंस पाती है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो ये लेयरों में बनाई जाती है दोस्तों। किस में बनाई जाती है? लेयर। पहली लेयर जो होती है वह 3D स्पेसिंग मैश होती है, दूसरी है ब्रीदिंग लेयर होती है, तीसरी जो लेयर होती है वो एयर रिनोवेशन स्पेस होता है, और चौथी होती है सील्ड लेयर, और पांचवी जो होती है आपकी ब्रीज वेंटिलेशन यूनिट होती है, और
छठवीं जो आपकी लेयर होती है वो बैलिस्टिक पैनल होता है और सातवां जो ओवर कवर होता है दोस्तों, आउटर कवर होता है आपका। तो इस तरह से इसमें इतनी लेयरों को लगा के इसको बनाया जाता है। ये आपकी होती है एक बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि हमारे फौजी भाई जो होते हैं वह इसको पहनते हैं, जिससे कि दुश्मन अगर बुलेट चलाता है, बुलेट अगर आती है उनकी तरफ, तो उनकी जान न जाए। तो इसके लिए दोस्तों यह बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग किया जाता है और बुलेट प्रूफ जैकेट में कितनी लेयरों को लगाकर यहाँ पर इसको बनाया जाता है अच्छे से, ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल जो सिलेक्शन का सिद्धांत है किसने बनाया, आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन, दूसरा मेंडल, तीसरा डार्विन, चौथा है आर्किमिडीज। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो वह किसने दिया था। न्यूटन ने दिया, मेंडल ने दिया, डार्विन ने दिया या आर्किमिडीज ने दिया। जल्दी से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण, इसको प्राकृतिक चयन हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, चयन। और प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों इसको हिंदी में। ये आपको याद रखना है, नेचुरल सिलेक्शन ना आकर के आपका प्राकृतिक चयन आ जाए या फिर प्राकृतिक वर्ण आ जाए तो भी आपको डार्विन ही करेक्ट आंसर करके आना है। दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों इसको, एकदम से राइट आंसर इसका डार्विन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है जहाज में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा प्रयुक्त उपकरण किया जाता है जहाज में समय मापने के लिए। ऑप्शन ए दे रखा है सोनोमीटर, दूसरा है क्रोनोमीटर, तीसरा है गैल्वानोमीटर, चौथा है बोलोमीटर। राइट आंसर दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे तो जल्दी से। तो जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, सोनोमीटर है, क्रोनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या बोलोमीटर है। करेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों। आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता ही है, नौवां क्वेश्चन है, नमे का ए है या बी है या सी है या डी है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो क्रोनोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें हैं, क्या है अल्फा किरणें, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है एच प्लस आयन, दूसरा है एच ई प्लस प्लस आयन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, चौथा है प्रोटॉन। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इस सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें क्या हैं, एच प्लस आयन है, एच ई प्लस प्लस आयन है या फिर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है एच ई प्लस प्लस आयन है। कौन सा है, एच ई प्लस प्लस आयन, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो अल्फा किरणें हैं एच ई प्लस प्लस आयन है। अब बात कर लेते हैं इनकी, देखो ये आती हैं आपकी रेज, क्या है दोस्तों, ये रेज हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये लेड ब्लॉक है, लीड ब्लॉक है दोस्तों ये, और ये आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है दोस्तों। क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इससे जो रेज निकल रही हैं दोस्तों वह कहाँ जा रही हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर इनको दर्शाया जा रहा है दोस्तों, किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो यहाँ तीन रेज निकल रही हैं, एक अल्फा रेज निकल रही है, दूसरी बीटा रेज निकल रही है, चौथी तीसरी गामा रेज निकल रही है। तो अब देखिए यहाँ पर देखने की बात यह है इस चित्र में, तो यहाँ पर देखिए चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ चला जाता है आपका अल्फा रेज, क्या चला जाता है, अल्फा रेज। जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जबकि बीटा रेज कहाँ जाता है हमारा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा रेज पर दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो किसी की नहीं सुनती है, वो सीधी चली जाती है। तो इसी तरह आपको भी नहीं किसी की सुनना है, अपनी तैयारी पर ध्यान देना, पूरी तैयारी करके अपना पेपर देना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाए। तो गामा किरण बनना है ना, हमें अल्फा किरण बनना है ना बीटा किरण बनना है, तो क्या बनना है दोस्तों, गामा किरण बनना है। और गामा किरण क्या करती है, एकदम अपने लक्ष्य पर सीधे ध्यान देती है दोस्तों। कहाँ ध्यान देती है, अपने लक्ष्य पर वो सीधा ध्यान देती है। तो देखो सीधे एकदम से लक्ष्य पर जा रही है दोस्तों, एकदम से राइट जा रही है अपने लक्ष्य पर, ना वो प्लस की तरफ जा रही है ना माइनस की तरफ जा रही है। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है, इसको अपने जीवन से रिलेट करोगे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक यह याद रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो चुका है, और इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। यदि आपने सेशन देखा है, अच्छा लगा है, तो लाइक करें सेशन पर और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताएं कि यह क्वेश्चन सर आपका गलत है, उस पर हमारी टीम द्वारा
द्वारा विचार करके उसको नेक्स्ट सेशन में समाहित किया जाएगा। उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे सही और गलत होने के, उनको भी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि शाम को 7 बजे का समय आपको नहीं भूलना है, क्योंकि 7 बजे शाम को प्रतिदिन आपके लिए एक सीरीज आती है जिसमें 25 क्वेश्चंस तक कवर किए जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी वहाँ पर कवर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल में इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।